वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम पे पूरी चैनल पर अवेलेबल है। अब मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, और इसी क्रम में हम वीडियो देखेंगे इज ग्रोथ इन जीडीपी ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर की ओर। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम ऑफ द मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। सबसे पहले मैं क्लियर करूं, अकाउंटिंग ईयर भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च का है, ठीक है। अब ये जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। सरल सी भाषा में जितना हमारी इकोनॉमी की डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर आगे देखते हैं हम, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कंपैरिजन किया है, वो वीडियो जरूर देखें। हम सभी जानते हैं नॉमिनल जीडीपी हमारी होती है P1 Q1। P1 का मतलब है करंट ईयर प्राइस और Q1 का मतलब है करंट ईयर प्रोडक्शन। इट मींस नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर प्रोडक्शन नॉमिनल जीडीपी होती है, ठीक है। नॉट राइट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का राइट इंडिकेटर नहीं माना जाता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज तब भी हो सकती है जब प्रोडक्शन कांस्टेंट हो और प्राइस इंक्रीज हो जाए। नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज का एक कारण प्राइस का इंक्रीज होना भी हो सकता है। इस कारण से नॉमिनल जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ का राइट इंडिकेटर, करेक्ट इंडिकेटर नहीं माना जाता है। रियल जीडीपी का हमारा फॉर्मूला होता है P0 इंटू Q1। P0 का मतलब है बेस ईयर प्राइस और Q1 का मतलब है करंट ईयर का प्रोडक्शन। तो करंट ईयर की प्रोडक्शन को जब बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल जीडीपी आती है। जनरली करेक्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल जीडीपी को जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ का करेक्ट इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी इंक्रीज होती है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तभी रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं होती है। क्लियर है? जब तक प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होगा रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी, जबकि नॉमिनल जीडीपी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो तब भी हो सकती है, ठीक है। तो रियल जीडीपी जनरली करेक्ट इंडिकेटर मानी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और नॉमिनल जीडीपी को नहीं मानते हैं। अब रियल जीडीपी को जनरली मानते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे देखते हैं। देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। ध्यान दे, इकोनॉमिक वेलफेयर और रियल जीडीपी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। इट मींस रियल जीडीपी इंक्रीज होती है तो वेलफेयर इंक्रीज होगा, रियल जीडीपी डिक्रीज होती है तो वेलफेयर डिक्रीज होगा। बिकॉज द इंक्रीज इन रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी विच इंक्रीजेज द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल। हम सभी जानते हैं रियल जीडीपी इंक्रीज होती है, इट मींस इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो वेलबींग है वो भी इंक्रीज होगा, जो वेलफेयर है इकोनॉमिक वेलफेयर पीपल का वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए यहां हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप शो किया है रियल जीडीपी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर में। फिर आगे, दैट्स व्हाई जनरली द इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। इसी कारण से रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट को हम क्या मानते हैं, वेलफेयर का इंडिकेटर मानते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा सभी इकोनॉमिस्ट, सभी पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि देखो रियल जीडीपी बढ़ रही है, रियल जीडीपी बढ़ रही है, इट मींस हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और वेलफेयर भी हो रहा है। वो इसी कारण से कि रियल जीडीपी इंक्रीज होने का सीधा सीधा मतलब है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट द इंक्रीज इन रियल जीडीपी कैन नॉट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। मैंने पहले ही कहा था, जनरली रियल जीडीपी में इंक्रीज को हम इंडिकेटर मानते हैं किसका, इकोनॉमिक वेलफेयर का, लेकिन ऑलवेज ये करेक्ट नहीं है। कई बार ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि रियल जीडीपी में इंक्रीज होने के बावजूद हो सकता है इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो, उसको वेलफेयर की कैटेगरी में नहीं रखे। तो देखते हैं
इट हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस एंड ऑब्स्टिकल्स। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ऑब्स्टिकल्स हैं जो इसको रियल जीडीपी को कंप्लीट वेलफेयर का साइन नहीं मानती है। जब तक ये लिमिटेशंस है, अगर ये सही नहीं हो इंडिकेटर, तब तक हम इसको रियल जीडीपी को नहीं मानेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर का एक अच्छा इंडिकेटर। तो देख लेते हैं कौन कौन सी लिमिटेशंस है वो। सबसे पहला है नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ये क्या है देखिए, जीडीपी में इंक्रीज वेरी रैपिडली बट इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल देन नॉट ऑल पीपल विल गेट द सेम बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज इन जीडीपी। आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी खूब तेज गति से बढ़ रही है, जीडीपी इंक्रीज हुई जा रही है बहुत स्पीडली, रैपिडली, ठीक है, लेकिन जो जीडीपी से इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, सभी लोगों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होगा तो सभी लोगों को, सभी पीपल को उसके सेम बेनिफिट नहीं मिलेंगे, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज होते हुए भी सभी लोगों को उसके बेनिफिट सही नहीं मिलेंगे, ड्यू टू विच द रिच विल बिकम रिचर एंड द पुअरर कैन बिकम पुअरर एंड इन सच सिचुएशन द इंक्रीज इन जीडीपी विल नॉट बी द राइट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। और इस केस में, किस केस में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अगर होगा तो उस केस में रिच और रिच होता चला जाएगा और पुअर पर्सन और पुअर होता चला जाएगा। और ऐसे केस में हम, अगर ये सिचुएशन होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी का, तो उस केस में हम जीडीपी इंक्रीमेंट को, जीडीपी में होने वाली इंक्रीज को राइट इंडिकेटर नहीं मानेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर का। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ पुअर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। और जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन सब में जो मेन कॉज है पुअर्टी का वो यही होता है कि जीडीपी तो इंक्रीज होती रहती है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पुअर पुअर होता चला जाता है, रिच और रिच होता चला जाता है, जबकि कंट्री में क्या होता है, जीडीपी इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो गया। आप इसमें भी देख सकते हैं, एक तरफ रिच है जिसके पास डॉग है और खूब सारा पैसा है, और दूसरी तरफ एक पुअर पर्सन है जो बेचारा काम चला रहा है इतनी सी मनी से, इसके पास भरे पड़े हैं। इधर और देखेंगे आप, एक चित्र देखेंगे आप तो यहां दिख सकता है, ये एक रिच पर्सन है और एक ये पुअर पर्सन है। इस पुअर पर्सन के पास इतना सा फूड है लेकिन उसको भी ये रिच पर्सन क्या कर रहा है, खा रहा है, यहां से ले लेके खा रहा है, अपना वाला तो दे ही नहीं रहा और इसका भी लेने की कोशिश कर रहा है। तो यही सच्चाई है ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। बिफोर कंसिडरिंग द इंक्रीज इन जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इट इज आल्सो नेसेसरी टू सी दैट द इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच गुड्स। ध्यान दे, आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। आप ये देखें कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो वो कौन सी वस्तुओं के प्रोडक्शन से हो रही है, क्योंकि जाहिर बात है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है तभी जीडीपी इंक्रीज हुई है। लेकिन कौन सी कमोडिटीज हैं, कौन सी गुड्स हैं जिनका प्रोडक्शन इंक्रीज होने के कारण आपकी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। इफ द रीजन फॉर द इंक्रीज इन जीडीपी इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अगर आपका प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स के इंक्रीज होने के कारण जीडीपी बढ़ रही है, अगर आपकी जीडीपी कंज्यूमर गुड्स के इंक्रीज होने के कारण बढ़ रही है, तो ये सीधा सीधा क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर है। ये सीधा सीधा क्या है, इकोनॉमिक वेलफेयर, क्योंकि जो पीपल होते हैं उनको कंज्यूमर गुड्स से मतलब होता है, तो कंज्यूमर गुड्स का अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, ठीक है। बट इफ द रीजन फॉर द इंक्रीज इन जीडीपी इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, एमुनेशन, military equipments, then in that case GDP growth cannot be considered as an indicator of economic welfare। लेकिन यदि प्रोडक्शन वेपन्स के कारण, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के कारण इंक्रीज हो रहा है, ध्यान दो, अगर जीडीपी इकोनॉमी इंडिया की अगर मान लीजिए वेपन्स के प्रोडक्शन के कारण या मिलिट्री इक्विपमेंट के कारण इंक्रीज हो रही है भारत की जीडीपी, तो उस केस में हम जीडीपी इंक्रीज होने के बावजूद इकोनॉमिक वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं मानेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर डायरेक्ट कंज्यूमर गुड्स से रिलेट करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है।
अगर इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली जो वेलफेयर है वो भी इंक्रीज होगा। अब आगे थर्ड पॉइंट है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। ये देखते हैं, द बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट्स इन रूरल एरियाज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। आज भी भारत के रूरल सेक्टर में बार्टर सिस्टम अवेलेबल है, अंडर विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जिसमें बार्टर सिस्टम क्या होता है, जब गुड्स एक्सचेंज की जाती है गुड्स के बदले में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। ठीक है। ड्यू टू द नॉन यूज ऑफ मनी, द अकाउंटिंग ऑफ ए लार्ज ट्रेड टेकिंग प्लेस इन द रूरल एरिया इज नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी। और इस कारण से क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम के कारण क्या हो रहा है, जितना भी रूरल सेक्टर में नॉन यूज ऑफ मनी हो रहा है, मनी का यूज नहीं हो रहा, वहां क्या हो रहा है, बार्टर सिस्टम हो रहा है। तो उसके कारण जितना भी ट्रेड हो रहा है, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कमोडिटीज का, उसकी कैलकुलेशन इकोनॉमी में नहीं हो रही है एंड रिमेन्स आउटसाइड द अकाउंटिंग ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और इसी कारण से इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता है, कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन का कोई पता नहीं चलता है। ड्यू टू दिस द जीडीपी ग्रोथ इज नॉट मेजर्ड प्रॉपरली एंड ड्यू टू दिस इट इज नॉट एबल टू शो द रियल वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इसी कारण से नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज के कारण ये सही तरीके से प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं हो पाता है कि इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ फाइनल गुड्स का और कितना उसका ट्रांजेक्शन हुआ और कितना उससे वेलफेयर इंक्रीज हुआ, ये हम सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारा कुछ मैंने चित्र लाया हूं मैं आपके लिए, आप देख लीजिए। ये इसका प्रोडक्शन है और गुड्स नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होता है। आपने देखा होगा रूरल सेक्टर में अलग अलग लोगों के पास खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, ठीक है, और वो अलग अलग प्रकार की क्रॉप को एक्सचेंज करते रहते हैं। मेरे पास मान लीजिए पोटैटो की खेती है तो दूसरे के पास टमाटो है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसे ही ब्रिंजल का और अरियन का कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। जनरली रूरल सेक्टर में आपने देखा होगा लोग परचेज कम करते हैं और एक दूसरे के खेत से ही उसका ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कमोडिटीज के एक्सचेंज में। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ये भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस एंड एज ए रिजल्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर इज रिड्यूस्ड डिस्पाइट द इंक्रीजिंग जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये क्या कर रहा है कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट, जिस स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे कम स्पीड से अगर ग्रोथ हो इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की ग्रोथ होने के बावजूद उसे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं माना जाएगा। मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है 10% की स्पीड से और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है 5%, तो इट मींस 10% तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है मात्र 5%, तो 5% हर बार उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम रह जाएगी पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए। इसको मैं देखो बहुत जबरदस्त आपके लिए उदाहरण लाया हूं, एग्जांपल, उससे समझते हैं। देखो ये देखिए, आप कुछ स्पेशल चीज लाया हूं मैं आपके लिए। ये एक हमारा एरोप्लेन है। द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बिगिंस, यहां से स्टार्ट हो रही है। ये हमारी इकोनॉमी है, एरोप्लेन जो स्टार्ट कर रही है अब ग्रो करना। ये हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, मान लीजिए इकोनॉमी है इंडिया की, ग्रो कर रही है, ठीक है। ये टेक ऑफ हो रहा है प्लेन। फिर है द पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज्ड, ये टेक ऑफ हो चुका है और इसने स्पीड पकड़ ली है इंडियन इकोनॉमी ने। फिर है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, आप देख सकते हैं। एक आपने देखा होगा एरोप्लेन एक एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड उसकी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, और वो ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, वो उसी में बादलों में चलता रहता है ना। तो ये मैक्सिमम लेवल हो गया हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का। और जाहिर बात है एक ना एक दिन प्लेन लैंड जरूर होगा, तब क्या होगा, डिक्लाइन इन द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहने का मतलब कोई भी इकोनॉमी पहले ग्रो करती है, स्टार्ट करती है ग्रो करना, फिर वो स्पीड पकड़ती है, फिर मैक्सिमम लेवल पे पहुंचती है और फिर थोड़ा सा डिक्लाइन भी होती है। पूरी नीचे नहीं आती है इकोनॉमी, जनरली कई बार कंट्रीज बर्बाद भी हो जाते हैं तो नीचे भी आ जाती है पूरी, लेकिन ये इकोनॉमी के 4 पैटर्न होते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं पॉपुलेशन के पैटर्न। ये इंडियन पॉपुलेशन का पैटर्न मैं बता रहा हूं आपको। ये हमारी पॉपुलेशन है जो रॉकेट के लिए रॉकेट के रूप में है। पहले ये रॉकेट 1928 के आसपास ऐसे ही था, ठीक है। 1928 में हमारी जो पॉपुलेशन वो बहुत कम थी, ऐसे ही थी।
द पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बिगन। फिर 1928 के बाद ये हमारा रॉकेट चला पॉपुलेशन का, इसने रफ्तार पकड़ी, रैपिड पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसने और ज्यादा स्पीड पकड़ी, और ये हमारा रॉकेट कहां निकल गया, स्पेस में। और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे एटमॉस्फेयर से निकलकर कहां पहुंच गया है, स्पेस में। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और यही इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इंडिया की करंट पोजीशन यही चल रही है। तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, और अभी भी करंटली इंक्रीज होती जा रही है। इट मींस कोई लिमिट नहीं है इंडिया की पॉपुलेशन की इंक्रीज होने का, जबकि इकोनॉमी की जो इंक्रीमेंट होता है उसकी लिमिटेशन होती है। अब देखो इन दोनों चित्रों को एक साथ बताता हूं मैं। अब देखिए, ये तो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, जो मान लीजिए अभी कांस्टेंट चल रही है। इससे ऊपर कोई भी एरोप्लेन स्पेस में नहीं जा सकता, हम सभी जानते हैं। एरोप्लेन एक एटमॉस्फेयर में रहता है, उससे ऊपर वो नहीं जा सकता। तो ये तो है इकोनॉमी, इकोनॉमी इससे ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन पॉपुलेशन तो प्लैनेट पे जा सकती है ना, अलग अलग लेवल पे जा सकती है, ये तो कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये तो है हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और ये है हमारा क्या, एरोप्लेन जो ग्रोथ को बता रहा है इकोनॉमी की, ये कांस्टेंट हो गया है। तो आप देखिए, आप ही खुद ही सोचिए कि यही अनएम्प्लॉयमेंट है, कि ग्रोथ हो रही है मान लीजिए 10%, और हमारी पॉपुलेशन 10%, 15%, 20% बढ़ती ही चली जा रही है। तो वो जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन होगी वो हमेशा क्या रहेगी, अनएम्प्लॉयड। इंडिया के पास 2 बच्चे 2 चाइल्ड के लिए क्या है, प्रोडक्शन और सर्विसेज है। 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं तो कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी एंड द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन। जितनी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है, अगर उससे ज्यादा पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बनती है। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया इज अबाउट 2.4 टाइम्स बिगर देन इंडिया। ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो इंडियन एरिया से 2.4 टाइम्स है, 2 लगभग 2.5 गुना बढ़ा है, 2.4 गुना बढ़ा है ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में, एरिया वाइज। लेकिन इंडिया है ना, हर साल लगभग इतनी पॉपुलेशन जन्म दे देता है, इतने चाइल्ड जन्म दे देता है कि एक पूरा ऑस्ट्रेलिया हम हर साल क्या कर देते हैं, बना देते हैं, लगभग, ठीक है ना। जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उतने तो बच्चे हम हर साल पैदा कर देते हैं लगभग, ठीक है। इसी कारण से भारत में इतनी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो सिंपल सी बात, हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, वरना दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड है। हम सभी जानते हैं कि अगर इंक्रीज होती रही पॉपुलेशन तो उसको रहने के लिए फिर दूसरे प्लैनेट पे ही जाना पड़ेगा। फिर आगे देखते हैं, 5th नंबर है एक्सटर्नलिटीज, ये भी देख लेते हैं। एक्सटर्नलिटीज रेफर टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच हैव ए फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन द वेलफेयर ऑफ द पीपल विदाउट पेइंग द प्राइस। एक्सटर्नलिटीज क्या है, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो फेवरेबल भी हो सकती है और अनफेवरेबल भी हो सकती है किसी पर्सन के लिए, और वो भी बिना पेमेंट चुकाए। जब हम किसी चीज की कोई प्राइस नहीं चुकाएं, जब हमने कोई पेमेंट नहीं की किसी चीज के लिए, और कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमें कोई फेवर हो रहा है या वो हमारे लिए क्या है, लॉस का कारण है, अनफेवरेबल हो रही है हमारे लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नलिटीज। There are 2 types of externalities, positive externalities and negative externalities. अब देखते हैं positive externality क्या है। Positive externalities occur when, for example, as Shyam is pleased to see the garden planted by Ram and his welfare increase. मान लीजिए राम ने गार्डन लगाया और राम के गार्डन में श्याम घूमने गया, तो श्याम को क्या हुआ, उसको क्या हुई, खुशी हुई, तो उसके लिए वो क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हुई, क्योंकि उससे उसका वेलफेयर इंक्रीज होगा। फिर आगे देखते हैं, ये देख लीजिए, ये गार्डन है। अगर किसी आपके पड़ोस में किसी ने गार्डन लगाया है तो आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, और आपने कोई भी पैसा नहीं लगाया, कोई भी प्राइस आपने पे नहीं की, फिर भी आपको क्या हो रहा है, आपका वेलफेयर बढ़ रहा है, क्योंकि गार्डन है, आपको घूमने को मिल रहा है। फिर आगे देखते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज देख लेते हैं क्या होती है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ओकर व्हेन, फॉर एग्जांपल, श्याम सफर्स लॉस ड्यू टू पॉल्यूटेड एनवायरमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फैक्ट्री सेट बाय राम एंड हिज वेलफेयर डिक्रीजेस। अगर इसी जगह राम ने मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई तो राम को तो प्रॉफिट होगा,
राम को तो प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने इंडस्ट्री लगाई है, उसने फैक्ट्री लगाई है, लेकिन उस फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन होगा उससे क्या हो रहा है, उस फैक्ट्री के आसपास में श्याम रहता है तो उसको क्या हो रहा है, उस पॉल्यूशन से नुकसान हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, अलग अलग तरह की उसको क्या हो रही है, डिजीज हो रही है, बीमारियां हो रही है। तो ये उसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, क्योंकि उसने इसके लिए कोई पेमेंट भी नहीं की, फिर भी उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसका वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ स्टेबल पराली बाय फार्मर्स कॉजेज एयर पोल्यूशन विच रिड्यूसेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इसी प्रकार से आपने देखा होगा हर साल हमारे देश में पराली का मुद्दा आता है कि पराली जलाई जा रही है किसानों के द्वारा, तो उस पराली से क्या होता है, जो पॉल्यूशन होता है उस पॉल्यूशन से लोगों को नुकसान होता है। तो ये क्या है, हमारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। बट द गुड एंड बैड कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सटर्नलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ड्यू टू विच जीडीपी ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए करेक्ट इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। लेकिन जितने भी गुड और बैड कंसिक्वेंसेज है एक्सटर्नलिटीज के, इंडिया में जितने भी एक्सटर्नलिटीज होती है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके गुड इफेक्ट हो या बैड इफेक्ट हो, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उसका कैलकुलेशन संभव भी नहीं है। इसी कारण से जो जीडीपी का कंपोजिशन है उसमें इनकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं, जीडीपी ग्रोथ को सही इंडिकेटर नहीं मानते हैं वेलफेयर का। क्योंकि मान लीजिए जीडीपी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो जीडीपी इंक्रीज होने के साथ साथ पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो जीडीपी को रोकती है एक करेक्ट इंडिकेटर मानने में। अब देख लेते हैं ये चित्र, ये पराली का है, बर्निंग ऑफ स्टेबल पराली बाय फार्मर्स। आपने देखा होगा खेत जला देते हैं, ये फसल तो काट लेते हैं किसान लोग, और फिर जो नीचे का हिस्सा होता है उसको पराली कहा जाता है, जिसे वो जला देते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है। और ये कई लाख हेक्टेयर में जलाई जाती है, तो इसके कारण इसका पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती है, भले ही इकोनॉमी ग्रोथ करे, लेकिन अगर पॉल्यूशन भी ग्रोथ कर रहा है तो वो पॉपुलेशन के लिए या सिटीजन्स के लिए वो वेलफेयर वाली बात नहीं होगी। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।